साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। आज के दौर में जब भी बात होती है साइबर क्राइम की, तो हमारे सामने चेहरा आता है एक हैकर का, जो कहीं बैठकर कोशिश कर रहा है कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर लिया जाए ताकि आपका पैसा हथियाया जा सके। लेकिन ऐसे में जब साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एक व्यक्ति से आगे बढ़कर देश की सुरक्षा से जुड़े विषय तक पहुंच चुका है, तो ऐसे में हमारी आज की जेन जी इसे लेकर क्या सोचती है, यही एक बड़ा सवाल है जिसे लेकर आज हम हाजिर हैं आपके सामने। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ी है जेन जी। ये सब हैं जो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करते हैं। ये वे लोग हैं जो देश को, हम सबको साइबर के क्राइम से बचाने में प्रयासरत हैं। वेलकम टू साइबर अलर्ट। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल लेना चाहूंगी। देखिए, आज का वक्त वो वक्त है जब हम सब सोचते हैं कि भाई अलग अलग विषयों को लेकर हमारी जेन जी आखिर सोचती क्या है। तो साइबर क्राइम को लेकर भी आपसे मेरा पहला सवाल बहुत सिंपल है। आप लोगों के ख्याल से क्या सबसे बड़ा साइबर डेंजर है हमारे सामने आज के इस दौर में? जितने भी साइबर क्राइम होते हैं हमारे, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फिशिंग से रिलेटेड हो, वो सबसे पहले लैक ऑफ अवेयरनेस से होते हैं। आपकी चूक और आपका पैसा गया। आपके पास चाहे लिंक आए, चाहे कोई भी मैसेज आए, आप क्लिक कर देते हो उस पर, जिससे वजह से आपके साथ स्कैम हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके कांटेक्ट में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसका साइबर फ्रॉड हुआ है फिशिंग स्कैम्स की वजह से? यू कैन रेज योर हैंड्स। सबके साथ ये इंटेंसिटी दिखाता है ना कि कितना फ्रीक्वेंट हो गया है साइबर क्राइम हमारे लिए। जब मैं डेंजर की बात करती हूँ तो फिशिंग लिंक की बात आपने की। ये तमाम डेंजर्स वो हैं, खतरे वो हैं जो हमारे डिवाइस के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है मोबाइल नहीं होगा तो इस सब भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों के ख्याल से डिवाइस की सिक्योरिटी को लेकर ऐसा क्या है जो हम आम जन मिस कर जाते हैं? सबसे बड़ी चीज़ जो हम कई बार मिस कर जाते हैं वो है परमिशंस। हमारे पास अगर 50 एप्लीकेशंस हैं या फिर 100 एप्लीकेशंस हैं अपने मोबाइल में, तो हमने उनको क्या परमिशंस दे रखी हैं? कहीं उनमें से कुछ ऐसा तो नहीं है जो पीछे बैकग्राउंड में रन होकर आपका डेटा ले रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपके मैसेजेस को किसी और के पास फॉरवर्ड कर रही हो, या फिर हो सकता है उसने अपना कॉल फॉरवर्डर या फिर किसी टाइप का की लॉगर उसमें लगा रखा हो। डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए आप लोग क्या करते हैं? एम कवच एक ऐप है ऐसा जो भारत सरकार ने लॉन्च करा है, जो बहुत यूजफुल रहा है क्योंकि वो ऐप की परमिशंस या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आपके मोबाइल में है एम कवच? है। कितना के मोबाइल में एम कवच है? वेल, दिस इज द अवेयर जेन जी विद अस। ना, डेटा सिक्योर करने के लिए पासवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो उसको आप डिटेक्ट नहीं, मतलब उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। वेल, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखिए, मैंने रख लिया और मैं भूल गई, तो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स को मैनेज करने के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग? हम बेसिकली एक जैसे हैशिंग होती है, वो आप बिट 64 हैश होता है, आप ये कर सकते हैं जो आपका नॉर्मली गो टू पासवर्ड है, आप उसको वहाँ पे डालिए। उसका वो एक 12 डिजिट का या 13 डिजिट का एक स्टैंडर्डाइज रैंडम अल्फा न्यूमेरिक सेंटेंस दे देगा वो आपको। आप उसको सेव करके रख लीजिए। आपका जो भी नॉर्मल पासवर्ड है, आप अपना वर्ड डाल दीजिए, जैसे मैं आशीष डाल दूँ, और फिर उसको आपने हैश बनवा दिया। फिर आप उस हैश वैल्यू को आप पासवर्ड लगा सकते हैं हर जगह पे। तो पासवर्ड आपका जो आपको याद है वो ही रहेगा, लेकिन आपने उसमें एक्स्ट्रा स्टेप लगा दिया कि आपने उसको चेंज कर दिया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया, उसको आपने अल्फा न्यूमेरिक बना दिया। अब वो गेस करना हार्ड हो गया। और ये कहाँ से बनेगा? मैम, इसके लिए बिट 64 हैशर होता है एक, वो क्रोम पे एक्सटेंशन है उसका, आप कोई भी एक्सेस कर सकता है और वो बना सकता है। अच्छा, वाओ, दैट्स अ गुड आइडिया। और कोई ऐसे यूजफुल टिप्स प्लीज? पासवर्ड मैनेजर आते हैं कई सारे, तो उनको यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर वो हमारे लिए हर एक जो भी हम वेब एप्लीकेशन होगी या कुछ भी होगी, तो वो उसके लिए अलग अलग रैंडमाइज पासवर्ड जनरेट करेगा, और आपको सिर्फ एक मेन पासवर्ड याद रखना है जो आप अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स सेट कर सकते हो। तो आपको एक ही याद रखना है, और जहाँ भी हो सके मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखिए। आम जन को ये बातें पता नहीं होती, इसलिए अवेयरनेस के लिए हम साइबर अलर्ट जैसा प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके परिवार में आप लोग वक्त बिताते हैं अपने बड़े बूढ़ों के साथ, अपने मम्मा पापा के साथ, दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, कि उनको आप बता सकें कि भाई सही क्या है, गलत क्या है मोबाइल फोन को लेकर? कितने लोग हैं? यू कैन रेज योर हैंड्स। So you do that. Well, I think ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को भी और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो ये जरूर करें। लेकिन मैं एक और स्टेप आगे आती हूँ। साइबर क्राइम हो जाता है,
उसके बाद एक आम व्यक्ति का एक ही आरोप होता है कि सरकार इन्हें रोकने के लिए कुछ करती क्यों नहीं। अब आप लोग भी एक अवेयर जनरेशन है, आप लोगों को क्या लगता है सरकार जो कर रही है वो दुनिया के पर्सपेक्टिव में कितना इंपॉर्टेंट, कितना आगे है, भारत कितना आगे है साइबर सिक्योरिटी को लेकर? जैसे अभी I4C पे आप पोर्टल पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो, cybercrime.gov.in, या फिर 1930 पे आप कॉल कर सकते हो। बट मुझे लगता है अवेयरनेस अभी तक लोगों के पास नहीं है। हम कोशिश अपनी तरफ से करते हैं, साइबर दोस्त के पोर्टल से करते हैं, आप लोग करते हो, बट अवेयरनेस उतनी नहीं है, और अगर है भी तो वो बहुत लिमिटेड है। लोग ट्राई नहीं करते उस चीज़ को। अवेयरनेस के साथ साथ सिस्टम को मजबूत होना, दोनों चीजें दोनों बहुत चीज़ जरूरी हैं। लेकिन बहुत क्या जरूरी है। साइबर लॉज हमारे इतने मजबूत हैं कि हम क्राइम रोक सके? प्लीज। मैम अगर हम लॉज की बात करते हैं इंडिया में, तो अभी क्या है कि हम डेवलपिंग फेज में अपने लॉज को लेके अभी हम चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं अपने लॉज में। लाइक हमारे जो IT एक्ट 2000 में बना है उसमें भी फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं 2015 में, और अभी एक रिसेंटली फैब में हुआ। अभी हम DPTP एक्ट भी लेके आए हैं। तो क्या है कि हम ना एक रेस में है कि हम अपने जो एक्ट्स हैं, अपने लॉज हैं, उनको डेवलप करें और एक अच्छा बेटर फॉर्म में लेके आ सके। एक बात थी अभी कि 1930 पे कॉल करने की, तो वो एक आपका क्या है कि टेक्निकल फेज हो गया आप रिपोर्टिंग का। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अब धीरे धीरे आपके जो थाना है, आपके आसपास के जो थाना है, वहाँ पे साइबर थाना ओपन होने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको नहीं पता है टेक्निकली किस पे कॉल करना है, कहाँ पे रजिस्टर करना है, तो आप थाना में जाके डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी गैजेट्स की। हम सभी लोग गैजेट्स यूज करते हैं, हम सभी लोग बहुत सारे स्मार्ट गैजेट्स यूज करते हैं। यहाँ पे सभी लोगों ने IoT सुना हुआ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT को लेकर क्या हमारे लोग अवेयर हैं कि हम इन स्मार्ट डिवाइसेस की ओर कदम बढ़ा लें? IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कोई भी डिवाइस जिसमें इंटरनेट जुड़ जाए वो हमारा IoT डिवाइस है। सो IoT डिवाइस जैसे कि आपके स्मार्ट वॉच, आपके स्मार्ट टीवीज, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट कार्स, सब में इंटरनेट होता है और ये हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से एक क्लिक से अपने AC चला सकते हैं, कार स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन सब से रिलेटेड ये इंटरनेट से अगर जुड़ा हुआ है तो ये हैक भी हो सकती है। सो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों से अपने आप को हैकिंग से कैसे बचा सकते हैं। वाईफाई सबके घर में लगा होता है, एक राउटर होता है। इट्स रिकमेंडेड कि आप जाके उसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज करें। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में वाईफाई लग रहा है और मैं अगर आपका वाईफाई का जो पोर्टल है उस पर लॉग इन करता हूँ, मैं वहाँ से देख सकता हूँ आपके कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, जिसकी वजह से मैं आगे अपना अटैक प्लान कर सकता हूँ और वहाँ से मैं आपके डाटा चुरा सकता हूँ। सो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हैकर्स करते हैं यूजुअली, और लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में। अवेयरनेस के आगे बढ़ के more people should get trained. Awareness not on a local public level, that is definitely necessary, but हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टाफ है, जैसे जो मैनेजमेंट स्टाफ होता है, उनकी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग एंड I4C साइट्रेन पोर्टल के थ्रू भी ऐसी ट्रेनिंग्स कराता है। सो इवन जो चीज़ें हम समझे सिक्योरिटी कैमरा हमको सेफ रख रहा है, इवन दैट कैन बी ब्रीच्ड। जो हमारे चीप डिवाइसेस होता है IoT के, वो इतने सारे अलग अलग कंपनी बनाती है और उनके जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं वो जनरली आप एक इंटरनेट सर्च पे हमें मिल जाते हैं। तो अगर उसको कोई बाहर से एक्सेस करता है तो एक एंट्री पॉइंट बन सकता है आपके पूरे नेटवर्क में घुसने के लिए। डेटा की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यही सारा डेटा हम लोग शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर खुल के शेयर करते हैं। आपसे लोग भी शेयर करते होंगे। आप लोग कॉन्शियस हैं क्या कि सोशल मीडिया पे मैं क्या शेयर कर रहा हूँ और किसको शेयर कर रहा हूँ? आर यू ऑल कॉन्शियस, या आप लोग ख्याल रखते हैं? किन बातों का ख्याल रखते हैं आप? मैम, जहाँ भी डेटा शेयरिंग की बात आती है सोशल मीडिया पे, वहाँ पे सबसे पहले जिक्र होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। सो जब एंड टू एंड इंक्रिप्शन की बात आती है, तो जैसे रिसेंटली इंस्टाग्राम ने अपने मैसेजिंग से एंड टू एंड इंक्रिप्शन हटा दी थी। सो मेटा ने कहा था कि हम सिर्फ व्हाट्सएप पे एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखेंगे और इंस्टाग्राम पे नहीं। तो रिसेंटली इंस्टाग्राम के जो आपके मैसेजेस हैं वो उतने सिक्योर नहीं है एज़ कम्पेयर टू योर व्हाट्सएप के मैसेजिंग। आप लोगों को जब ऐप्स परमिशंस देखते हैं आप, या कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो आप किन बातों का ख्याल रखते हैं? आपके माध्यम से चाहेंगे लोग भी इस बात को जानें। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करके ओपन करते हो तो उसमें परमिशंस मांगता है। अब नॉर्मली जैसे नहीं है, इतना अवेयरनेस नहीं है जिस पर्सन को, वो नॉर्मली अलाउ कर देता है, जो ज़्यादातर लोग मैंने देखा है करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखो कि अगर आपका कोई वेदर का ऐप है या कुछ भी है, तो कुछ जो ऐप्स होते हैं वो आपके SMS का मांग रहे होते हैं, कोई आपके नोटिफिकेशन या कुछ वैसे का रीडिंग का मांगना होता है। और ज़्यादातर जो बहुत बड़ी अभी चीज़ हो रही है वो एक एक्सेसिबिलिटी का एक उसमें ऑप्शन होता है, वो मांगते हैं। अब जैसे ही आप वो ऑन करते हो तो जो उस ऐप के पास आपके पूरे फ़ोन का काइंड ऑफ एक्सेस आ जाता है। 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान रखोगे तो नहीं होगा, ध्यान रखोगे तो नहीं होगा, और ये ध्यान ही तो हम नहीं रखते, जिसकी वजह से हम सब फंस जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी अब एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी का, जेमिनाई का, माइथॉस का दौर है ये, क्लॉड हम सबके मोबाइल्स में है। लेकिन ऐसे में जब एआई आपके फोन में हर जगह, प्लेटफॉर्म्स पे, एप्स में, हर जगह आपको एआई मिल रहा है, कहाँ तक ये एआई आपके लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी? जहाँ तक मैंने देखा है, इवन माई मदर यूजेस जेमिनाई, राइट, एंड जेमिनाई आज की डेट में या फिर चैट जीपीटी आज की डेट में इट्स लाइक कि आपके पास में एक नया दोस्त आ गया है बात करने के लिए। एंड जब दोस्त आते हैं सो तब हम ये नहीं देखते कि हम उन्हें क्या बता रहे हैं। एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव पर्सनली सीन इट कि इस एक्सटेंट तक हम अपनी पर्सनल चीज़ें उनके साथ में शेयर कर देते हैं और ये ना जानते हुए कि जो डेटा है वो एट दी एंड कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है। और आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज़ की, राइट, डेटा की एज है और डेटा की ही वैल्यू है। तो ऐसे में मेरे को एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए कि एआई मेरी बात ना सुने, मेरे फोन में जो एआई है वो मेरी बात ना सुने, मेरे पिक्चर्स को मैं सेफ रख सकूं, मैं एक सब्जेक्ट ना बन जाऊं एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन होता है चैट जीपीटी वगैरह में, टेम्पररी चैट का ऑप्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक टेम्पररी अकाउंट या फिर एक नॉन अकाउंट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका वो डेटा आपसे रिलेट ना हो पाए। अगर रिलेट होगा तो एड एजेंसीज को जाएगा और फर्दर आपके लिए इशू होगा, एक प्राइवेसी इशू होगा। पर्सनलाइजेशन एक ऑप्शन होता है कि पर्सनलाइज योर चैट्स, वो आपसे पर्सनलाइज, जैसे आप कैसे बात करते हैं उस हिसाब से बात करके, जैसे आपको हिंदी में बात करना पसंद है एआई से तो उस हिसाब से वो आपको रिप्लाई देगा, तो इसको पर्सनलाइजेशन बोलते हैं। तो आप ये इसको ऑफ कर सकते हैं, इससे वो ट्रेनिंग डेटा मॉडल ट्रेन नहीं होगा। मेटा का एआई आया है, meta.ai, उसने जब मेटा ने इसको लॉन्च किया तो उन्होंने कहा कि जितने भी इंस्टाग्राम पे या जितने भी पब्लिक प्रोफाइल्स हैं, वी आर अलाउइंग मेटा टू यूज़ द डेटा ऑफ द पब्लिक प्रोफाइल। सो मेरा एक सजेशन ये है कि इफ़ यू आर नॉट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यू आर नॉट यूजिंग योर सोशल मीडिया टू मेक मनी, तो आप अपने अकाउंट्स को प्राइवेट रखिए ताकि वो आपका जो डेटा है वो मेटा एआई यूज़ ना करे, क्योंकि अगर एआई यूज़ करने लगेगा तो वो आपकी फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकता है, वो कुछ भी आपकी फ़ोटोज़ से बना सकता है और उसके लिए आपने उसको खुद परमिशन दी है, क्योंकि यू आर कीपिंग योर अकाउंट पब्लिक। एंड एक एड ऑन ये था जब आपने बोला कि कहते क्या सजेशन रखेंगे, जो भी आपको एआई से सवाल पूछना है, इंस्टेड यूजिंग योर आइडेंटिटी यू कैन से कि मेरा एक दोस्त है जिसको इस चीज़ के बारे में जानना है, या फिर आप लोगों को नाम दे दीजिए कि राजू को ये बताओ कि इस चीज़ के बारे में कैसे करे, कॉलेज में एडमिशन लेना है, राजू को लेना है, क्या कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, या राजू के लिए ये फ़ोटो बना दो, राजू के लिए केक की रेसिपी बना दो। तो ऐसे कर सकते हैं आप, आपका पर्सनल डेटा ना जाए। आप मशीन के ही मोर्चे पर हराने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हम ट्रेंड के लिए बहुत पीछे भागते हैं हमारी यूथ में, जिसे हमने बहुत चीज़ देखी, हम सोशल मीडिया पे कुछ भी देखते हैं तो ट्रेंड्स के पीछे हम बहुत ज़्यादा भागते हैं। जैसे हम बहुत ऐप यूज़ करते हैं जेमिनाई एंड थिंग, जेमिनाई का अभी करंटली ये आया था कि आप अपनी पिक्चर डालो, हम जनरेट करके देंगे, इट्स काइंड ऑफ ग्रीफी एंड ऑल दिस थिंग, तो हम उसको जनरेट करेंगे। तो हम कभी कभार सोचते नहीं है इस चीज़ को, हम ना कुछ भी शो कर देते हैं कि लाइक हमें अपने दोस्त के साथ बनानी है तो हम फ़ोटोज़ बना लेते हैं, ये करते हैं, तो हम एट दी एंड हम अपनी परमिशन दे रहे हैं, हम अपनी फ़ोटोज़ की एक्सेस दे रहे हैं उनको। तो आपका मतलब है कि जेनजी ट्रेंड्स फॉलो करते हुए अपना बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो शायद रिस्की है और वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो रिस्की होता है। वैसे कहावत है कि भेड़ की चाल चलना होता है कि यूथ सब एक साथ चलते हैं, मतलब भेड़ चाल में आ जाते हैं कि अच्छा ट्रेंडिंग है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, हम क्यों ना ट्राई करें। हम भी क्यों ना ट्राई करें। जी, मॉडल ट्रेनिंग से बचने के लिए या आपका डेटा पब्लिकली ना जाए उससे बचने के लिए ऑफलाइन मॉडल्स भी आते हैं एआई के, जैसे कि लामा आता है, जैसे कि जेमिनाई का भी ऑफलाइन वर्जन है, शायद से चैट जीपीटी का भी आने वाला है या आ गया है। तो हम ऑफलाइन मॉडल्स को डाल सकते हैं, तो आपका कोई भी डेटा जो है वो किसी सर्वर पे अपलोड नहीं होगा, आपका डेटा बाहर कहीं नहीं जा रहा है, वो आपके सिस्टम पे ही रहेगा। जैसे डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है, तो एक क्लासिक केस है 2012 में, जो जॉन मैकेफे हैं, जो फाउंडर थे मैकेफे कंपनी, एंटीवायरस कंपनी के, वो अथॉरिटीज़ को इवेड कर रहे थे। तो एक मीडिया आउटलेट थी वाइस, जिन्होंने उनकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर दी और उस फोटो के मेटा डेटा में उनकी ना XCIF मेटा डेटा में उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई, जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ ने उनको फाउंड कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने ये कहा था कि मेटा डेटा को मैन्युअली इंटरवीन करके चेंज करा गया था, बट इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी फ़ोटोज़ या जो भी चीज़ें हम ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं उससे हमारी लोकेशन तक ट्रेस की जा सकती है। और सेकेंड थिंग आई वांट टू से इज़ कि हम जेनजी हैं, वी आर द फर्स्ट जनरेशन जो डिजिटल स्पेस में पूरी तरह बड़े हुए हैं, तो वी नो हाउ द डिजिटल स्पेस वर्क्स एंड वी नो द चेंजेस, तो हम अडेप्ट भी कर सकते हैं। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिज द गैप बिटवीन द ओल्डर जनरेशन एंड द यंगर जनरेशन हु इज कमिंग, टू टेल देम हाउ दे कैन लोकेट
all the threats that are out there and how they can evade them. So we are the adaptable generation. I like that. We are the adaptable generation. जी, लेकिन इसी adaptable generation के ऊपर है बड़ा दारोमदार, क्योंकि यहाँ पर ना केवल साइबर अवेयरनेस की बात है बल्कि साइबर क्राइम की भी बात है, जिसको लेकर साइबर फोरेंसिक्स भी कर रहे हैं बड़ा काम, और हमारी जेंसी भी जुड़ रही है इनके साथ। कैसे जानेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, आप देखते रहें साइबर अलर्ट। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें ये स्पेशल एपिसोड है जिसमें हमारे साथ जुड़ी है जेंजी, जो साइबर के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। और अब हम बात करना चाहेंगे साइबर फोरेंसिक्स की। एक नया क्षेत्र है ये, लेकिन बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्राइम्स जो हो रहे हैं, जो साइबर क्राइम्स ना भी हो, लेकिन उनका हल डिजिटल वर्ल्ड में ही मिल रहा है। कहां तक कि साइबर फोरेंसिक्स एक इवॉल्विंग फील्ड इंपॉर्टेंट है आज के डिजिटल दौर में। जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई अक्यूज़ड है या फिर कोई ऐसा हमारे पास इंसान है जिसने फ्रॉड किया है, हम उसको अगर पकड़ के लाते हैं तो हमारे पास उसके डिवाइसेस आते हैं जो हम साथ में सीज करके लाते हैं। उन डिवाइसेस पे फिर हम अपनी साइबर फोरेंसिक्स शुरू करते हैं, जिस पे हम उनका डेटा रिट्रीवल और जो भी उन्होंने डिलीटेड डेटा है, तो जितना भी हमारे पास एविडेंस आ सके उनके खिलाफ कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए या वैसे भी, तो उसके बारे में हम जितनी भी जानकारी इकट्ठा कर सकें वो हम साइबर फोरेंसिक्स से करते हैं। उसके अलावा साइबर फोरेंसिक्स हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत काम आती है, जहाँ पे हमारे अलग अलग टूल्स जो कि हमें लोगों की लोकेशंस फाइंड करने में, या फिर पैसा कहाँ से कहाँ गया, उस पैसे के को आगे एटीएम से निकाला गया या फिर उस पैसे को आगे किसी और अकाउंट में भेजा गया, जितना भी ये सारी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें साइबर फोरेंसिक्स आज की डेट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। मेरा सवाल ये भी है कि जब भी साइबर क्राइम होता है कोई, तो उसमें एक बात कही जाती है कि अपने सारे सबूत आप संभाल कर रखिए। तो उसमें लिस्ट दी जाती है, स्क्रीनशॉट्स हुए, फ़ोन कॉल्स के स्क्रीनशॉट्स हुए इत्यादि, वो सब आपको देना होगा। एक कॉमन मैन के नज़रिए से ये जो हम देते हैं चीज़ें सबूत के तौर पर, इन्हें कैसे आगे लेकर जाया जाता है? चेन ऑफ कस्टडी होती है, उसको फॉलो करती है पुलिस। जब हम क्राइम सीन पर जाते हैं वहाँ से एविडेंस को उठाते हैं, जब वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में जाएगी, वहाँ पे जब एग्जामिनेशन होगा तो इट शुड बी अवेलेबल टू द ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। और जब वो कोर्ट में पहुँचेगा तब तक वो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन होनी चाहिए। डिलीटेड डेटाज हैं, जो भी करप्टेड डेटाज है, जो भी हिडन है, जो आपको लगता है कि आपने डिलीट कर दिया, बट एक बार अगर वो डेटा आपके फ़ोन से अगर निकल गया तो समझो कि वो है, आपको दिख नहीं रहा है, बट एज अ साइबर एक्सपर्ट वी कैन फाइंड इट आउट। आप में से कोई हमको ये ज़रूर बताएं कि हम जब कहते हैं कि हमने अपने फ़ोन में कुछ डाला, कुछ सेव किया, हमने फोटोग्राफ्स को डिलीट कर दिया, ये कहा जाता है, थ्योरेटिकली मुझे पता है, प्रैक्टिकली आप बताएंगे कि वो फोटोग्राफ डिलीट तो हो गई, लेकिन वो स्पेस, वो फोटोग्राफ वहाँ रहती है डेटा, जब तक आप कुछ और डेटा उसके ऊपर डाल नहीं देते। इसका मतलब क्या ये हुआ कि मेरे फ़ोन में जो कुछ एक बार आ गया, डिजिटल वर्ल्ड में जो कुछ एक बार आ गया, वो कभी ख़त्म नहीं होता? फाइल मैनेजर में एक पॉइंटर लगा रहता है जो डिनोट करता है कि ये इमेज इस पाथ पे जाके रखी हुई है। तो जब आप डिलीट करते हैं तो आप उस पिक्चर को डिलीट नहीं कर रहे, आप उस पॉइंटर को डिलीट कर रहे हैं कि ये जो चीज़ थी या जो फोटो थी ये यहाँ पे पड़ी थी, अब आपने इस पॉइंटर को डिलीट कर दिया, अब वो पॉइंटर कहीं और पॉइंट करेगा। बट द थिंग इज़ कि वो जो मीडिया था या जो कुछ भी वो इमेज था वो अभी भी आपके डिवाइस में ही रखा हुआ है। तो जब हम आपकी बिट बाय बिट इमेज करते हैं तो हम एलोकेटेड स्पेस भी ले लेते हैं, अनएलोकेटेड स्पेस भी ले लेते हैं। फिर जब हम उस पर फोरेंसिक्स करते हैं तो हम डेटा को देख पाते हैं कि लेकिन हम उस पॉइंट पे अगर कोई और फोटोग्राफ डाल देते हैं तो पुरानी फोटोग्राफ को नहीं ट्रेस किया जाता? मैम यहाँ पे एक कैच है, सबको ये लगता है कि अगर आप डेटा ओवरराइट कर देंगे तो वो डेटा मिलेगा नहीं। इट इज़ पार्शियली ट्रू, वो मिलेगा अभी भी, बट उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि हर सिस्टम, हर मेमोरी या हर स्टोरेज सिस्टम, उसका एक ओवरराइट मैकेनिज्म होता है। उसमें भी वो कहाँ पे ओवरराइट कर रहा है, वो किस पार्टीशन में ओवरराइट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस पर भी एडवांस फोरेंसिक्स होती है जिससे वो डिलीटेड या ओवररेटेड डेटा को भी यानी आप डेटा को, चोरी के डेटा को कहीं भी रख लो, बच नहीं सकते है ना? बट
यहाँ पे अगर आपने उस डेटा को वाइप कर दिया, यानी आपने उस डेटा को का जो मेमोरी स्टोरेज वाला सिस्टम था, क्योंकि जो डेटा होता है वो स्टोर होता है बाइनरीज में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो अगर आपने पूरे के पूरे डेटा को या तो 0 कर दिया या फिर पूरे के पूरे डेटा को 1 1 1 1 1 कर दिया, तो आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, तब आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। और मैं अपने फ़ोन को सेल आउट कर रहा हूँ ताकि मैं नया फ़ोन ले सकूँ, तो मैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी ये काम कर सकता हूँ कि मैं अपने डेटा को पहले वाइप कर दूँ, फिर उसके बाद जो बंदा सेकंड यूज़र उसको यूज़ करेगा तो वो कभी उस पुराने डेटा को रिट्रीव ही नहीं कर सकता। वाइप कैसे करोगे? आप तो फॉर्मेट करते हो ना। नहीं मैम, वाइप करने के लिए कुछ ओपन सोर्स टूल्स होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया 0 1 0 1 को वो 1 1 1 1 1 कर देता है, तो वो फॉर्मेट नहीं कर रहा, वो आपके डेटा के ऊपर ही उसको मॉडिफाई कर रहा है। यानी जब आपको फ़ोन को फॉर्मेट करना हो, अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको उन टूल्स को यूज़ करना है ताकि आप पुराना डेटा पूरी तरह से वाइप कर सकें। जी, हमें ये टर्म याद रखनी होगी। जी, मेरी बहन को एक मैसेज आया, उसने स्क्रीनशॉट लिया बट उसने डर के मारे डिलीट कर दिया कि ये तो मुझसे गलत बात कर रहा है, मैं क्या करूं। बट आपके फ़ोन्स में ही वन ड्राइव, गूगल ड्राइव जैसी चीज़ें हैं कि अगर आप अपने रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दे, वो फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम आपकी वन ड्राइव बैकअप में रहता है कि इफ़ यू वांट टू बैकअप दैट डेटा यू कैन स्टिल रिट्रीव इट। वो कहीं ना कहीं कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है। यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें ये स्पेशल एपिसोड है जिसमें हमारे साथ जुड़ी है जेन ज़ी, जो साइबर के क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। आप सब लोग भी तो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ऐसे में आप लोग ये इन्वेस्टमेंट स्कैम्स जिसमें लोग फंस रहे हैं, आप लोग इनसे क्या लेसन्स लेते हैं, क्या सुझाव होंगे आपके? ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के सिंपल ट्रिक्स होती हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे। पहली चीज़ होती है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न अमाउंट वो बताएंगे, और सेकंड चीज़ वो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स बताते हैं कि आप जल्दी कीजिए। इससे वो अर्जेंसी पैदा कर देते हैं और आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप प्रोसेस कर पाओ। मोर देन 90% ऑफ स्कैम जो होता है वो होता है सोशल मीडिया के थ्रू से। कोई भी पॉलिटिशियन या जो करंट गवर्नमेंट है उनकी फ़ोटो लगा दी जाएगी कि इस गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू से आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप इस लिंक पे क्लिक करो। यानी डीप फेक्स के माध्यम से आपको ल्योर करते हैं वो। इट्स ऑल दिस डीप फेक कि वो एक्चुअल होता नहीं है। हमें इस चीज़ को अवेयर होना चाहिए। नहीं, मतलब सेफ गार्ड क्या है? अगर मुझे आज से 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, मुझे क्या ध्यान में रखना है? ऑनलाइन एक ऐड आई मेरे सामने और मेरे को लगा वाओ ये तो मुझे कर लेना चाहिए, पहला कदम क्या होना चाहिए? मैम बेसिकली हम सबसे पहले एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि वो सेबी रेगुलेटेड एडवाइजर्स हैं कि नहीं, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं जो हमारे ओल्डर जनरेशन हैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसमें इन्वेस्टमेंट टिप्स आती है, और वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, टेलीग्राम पे कर देते हैं। इसलिए हमें बेसिक कुछ नहीं करना, हमें बस सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स और जो उन्होंने जिनको सर्टिफिकेशन दे रखी है, वेरिफिकेशन कर रखी है उनके थ्रू, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करनी है। जी मैम, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ लेके चलनी चाहिए, RBI और सेबी फॉर द स्टॉक्स और RBI फॉर द बैंक्स। तो आपकी बहुत सारी डिटेल्स ओपन सोर्स पे पड़ी हुई है। तो क्या करते हैं, एक एजेंसी बनाती है स्कैमर्स, और वो आपको कॉल करेंगे। बैंक से भी क्या बोलते हैं, कभी कॉल आता है आपको कि हमारे यहाँ पे ना एक ऐसे पॉलिसी चली हुई है, आपको इतना उसमें रिटर्न मिलेगा। LIC का भी स्कैम चलता है। मेन चीज़ क्या है कि आप कंप्लेन नहीं करते हैं। कंप्लेंट करना चाहिए, फेक लिंक की कंप्लेंट करिए, फेक नंबर्स की कंप्लेंट करिए, सब धांधलेबाजी जहाँ जहाँ हो रही है, जिस सोर्स से हो रही है, उन सब की कंप्लेंट करिए। जी मैम, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक टिप देना चाहता हूँ कि टिप पे भरोसा ना करें, अपना रिसर्च और खुद स्टडी करें। कि ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं भाई कैसे पैसे कमाए, कैसे से हो गया। भाई टिप आई थी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे टिप आई थी, तो इस टिप पे ना भरोसा करें। ये ना बोले कि दोस्त ने बताया, ये लिंक आया, इस पे कलर ट्रेडिंग होती है, इस पे जाइए, इस पे वो करिए, कलर चूज करिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। क्यों पैसे देगा कोई? वो उसका स्कीम क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट कैसे अपना
अपना बढ़ा रहा है और आपको कैसे प्रॉफिट दे रहा है, इस पे खुद का स्टडी एक होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। टिप्स पे ना भरोसा करिए, टिप यही है कि अपने पे रिसर्च करिए, अपने स्टडी करिए। थैंक्स फॉर दैट टिप। थैंक यू। जो बैंक से आगे कॉल आते हैं तो ध्यान रखिए कि 1600 से स्टार्टिंग वैसे ही नंबर से कॉल है, तभी आप उन्हें ट्रस्टवर्दी समझिए, वरना अगर कोई नॉर्मल कॉल है तो वो बैंक का मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा। ये डिस्कशन मुझे लगता है बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन हमें थोड़ा वाइंड अप करने का टाइम भी आ रहा है, इसलिए मैं बहुत क्रिस्प जानना चाहूंगी आपसे क्रिप्टो करेंसी को लेकर। ये एक ऐसी करेंसी है जिसको लेकर बहुत से लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट कर डालते हैं। तो क्रिप्टो में लोग ये सोचते हैं कि ट्रैकिंग एकदम पॉसिबल नहीं है। ये ट्रू नहीं है कि हाँ अगर आप मिक्सर्स या ब्लेंडर्स में अपना ट्रांजैक्शन डालते हैं तो ट्रैकिंग थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, लेकिन स्टिल ट्रैकिंग इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो अब बोलते हैं टेदर मनी या फिर ऐसे जो USDTs ये सब कॉइन्स हैं, उसमें बोलते हैं कि जो आपका पैसा रहेगा तो ट्रैक नहीं होगा या फिर ये नहीं होगा। ऑल तो ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं होती इतनी एक्सटेंट लेवल पे जब तक आप उस पर फोकस ना डालें, लेकिन ट्रैकिंग इज स्टिल पॉसिबल। हम लोग भी यहाँ पे ट्रैक करते हैं लोगों की क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस कहाँ से आए हैं, कहाँ से जनरेट हुए हैं, किधर से किधर गए। क्या क्रिप्टो करेंसी सेफ है? जी, जनरली रेगुलेटेड नहीं है क्रिप्टो करेंसी, तो अगर आप उसमें डालते हैं पैसा तो आप पे कोई गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं, जैसे बाकी जो रेगुलेटेड स्टॉक्स या जो भी रेगुलेटेड चीज़ होती है उन पे होती है। प्लस फ्रॉड उसमें ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि कोई ऐसे सेंट्रलाइज ओवरसीइंग अथॉरिटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो सूडोनोमस है, उसमें आप ट्रेस करोगे तो ह्यूरोस्टिक्स के बेसिस पे आप उस बंदे को पकड़ सकते हो। तो ह्यूरोस्टिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होता है डेटा, तो उसके लिए अगर कभी भी आपके साथ कोई भी क्रिप्टो करेंसी स्कैम होता है तो प्लीज़ कंप्लेन करिए, हमें डेटा मिलेगा, फिर हम उस डेटा को ही यूज़ करके आगे अपनी फर्दर ह्यूरोस्टिक्स बनाएंगे। कार्यक्रम के अंत में, चूंकि आप जेंजी हैं, चूंकि आप अपनी तरफ से सेफ डिजिटल हैबिट्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपसे क्विक कमेंट्स, सेफ डिजिटल हैबिट्स जो हमें कल्टीवेट करनी चाहिए। Always read terms and conditions before downloading any app. एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में जो कमाए हुए पैसे हैं उसे मत खोइए। कभी भी डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स को ज़्यादा यूज़ ना करें, तो उनको चेंज करें। Never share your location until it's really necessary. और MMI कोड्स लाइक *#67* का यूज़ करके आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपके फ़ोन का डेटा कहीं और सेंड करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। कोई भी लिंक क्लिक करने से पहले सोचिए। साइबर क्रिमिनल्स आपके माइंड को पहले हाईजैक करते हैं, तो थिंक बिफोर यू डू समथिंग। द इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। कुछ भी अपलोड करने से पहले हमेशा सोचिए कि क्या आप ये चाहेंगे कि आज से 10 साल बाद आपके पास में वो चीज़ वापस आए। किसी भी अननोन कॉन्टैक्ट पे भरोसा ना करें। जो चाइल्ड के सेक्सुअली एक्सप्लिट जो कंटेंट है वो वायरल है, उससे कैसे बचा जाए, तो अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, और ख़ासकर जो जिनको बड़ों को या फिर बच्चों को नहीं आता है चलाना मोबाइल, उनको समझाए कि क्या क्लिक करना है क्या नहीं क्लिक करना। अगर कोई भी लड़की के साथ कोई भी मॉड फोटो आती है तो आई वुड सजेस्ट दैट पर्सन टू कम फॉरवर्ड और वो कंप्लेन करे। आप कहीं भी जाते हैं तो रियल टाइम पिक्चर्स ना अपलोड करें ताकि आपको कोई ट्रैक ना कर पाए। तो साइबर दोस्त को प्लीज़ फॉलो करें और जानिए कि कौन से स्कैम्स हैं और उससे बचें। तो यानी साइबर दोस्त देखते रहिए और देखते रहिए साइबर अलर्ट। तो ये है हमारे जेंजी का भी मैसेज कि साइबर अलर्ट देखते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी हर नागरिक की अपने साथ साथ देश के प्रति भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।